हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज की जो मैराथन सीरीज़ है इट इज़ रिलेटेड टू योर लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स के साथ साथ जो वाला आपका जो पोर्शन है, इफ़ आई टॉक अबाउट दैट इज़ योर लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट, उससे रिलेटेड है। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द मैराथन सीरीज़ टुडे। तो देखते हैं, पहला है, in England, pastoral elegies have been written down from। अगर बोला जाए कि इंग्लैंड में जो पेस्टोरल एलेगीज़ है, पेस्टोरल एलेगीज़ आप सभी लोग जानते हैं, एक तरीके का हम कह सकते हैं देहाती शोक गीत, या शेफर्ड आप जानते ही हैं। शेफर्ड जो चारा देने ऐसे गायों वगैरह को ले जाते हैं चराने के लिए। एलेगीज़ आप जानते हैं शोक गीत। तो ये कब लिखी गई थी, कौन से उसमें लिखी गई थी, पीरियड में लिखी गई थी? तो एक्चुअली इट वाज रिटन इन द रेनेसेंस पीरियड। कौन से पीरियड में लिखी गई थी? रेनेसे के पीरियड में लिखी गई थी। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये बहुत ही अर्लीस्ट एग्जाम्पल है पेस्टोरल स्टाइल ऑफ इंग्लिश अपीयर्ड जो हुआ था लेट रेनेसा पीरियड में। ये एक कलेक्शन है टाइटल्ड का, जिसका नाम लिख के आता है, द नेम ऑफ द टाइटल वॉज एक्चुअली, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इक्लोग्यूज, जिसका मतलब होता है ये एक पोयम है जो क्लासिकल स्टाइल में लिखी जाती है और सब्जेक्ट होता है पेस्टोरल। ये किसने लिखी थी? ये अलेक्जेंडर, अगर आपको याद हो तो ये लिखा था अलेक्जेंडर बार्सले ने लिखी थी। ठीक है, अलेक्जेंडर बार्सले ने लिखी थी, पब्लिश की थी अर्ली 16th सेंचुरी में। लेकिन जो पेस्टोरल मोड रहा है इंग्लिश का, वो एस्टेब्लिश थोड़ा बाद में हुआ था, जब एडमंड स्पेंसर जी ने क्या पब्लिश करी थी? अपना डेब्यूट वर्क द शेफर्ड्स कैलेंडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं द मोस्ट वेल नोन लव पोयम थी इंग्लिश लैंग्वेज में। द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ये क्रिस्टोफर मार्लो जी ने लिखी थी। ये भी क्या थी? एक पेस्टोरल ही था। तो हम कह सकते हैं जो पेस्टोरल एलेगीज हैं वो लिखी गई थी in the Renaissance age। तो what will be your right answer? This is your B। B आपका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न दूसरे पे चलते हैं। मिल्टन्स लाइसिडासिस, अगर हम मिल्टन जी की लाइसिडास पढ़ते हैं तो वो भी एक क्या है? पेस्टोरल एलेगी है। पेस्टोरल अभी मैंने बता दिया, शोक गीत कहते हैं इसको, और शेफर्ड का। ठीक है, तो देखिए जो लाइसिडास थी ये पोयम जॉन मिल्टन ने लिखी है। ये इन्होंने कब लिखी थी ये पोयम? अगर हम बोले लाइसिडास, तो इट वाज रिटन 1637 में ये वर्क लिखा गया है। ठीक है, और ये अपीयर हुआ था 1638 में। अगर बोला जाए, आपका भले कोर्स में मिल्टन नहीं है, बट यू मस्ट नो, जो बच्चे आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज लाइसिडास पूछ लिया इन द केस ऑफ योर लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट, तो यहाँ पर आपको आना चाहिए। पेस्टोरल एलेगी है, 1638 में ये कलेक्शन के नाम से आई थी। जस्टा इयार्डो किंग नॉफुर्गो, ये एक पोयम डेडिकेट की गई थी अपने ही दोस्त एडवर्ड किंग के लिए, यदि आपको याद हो, जो उनके साथ कैम्ब्रिज में पढ़ते थे और वो पानी में बह गए थे इरिशी में, वेल्स में, कोस्ट ऑफ वेल्स में, अगस्त 1637 में। तो उन्हीं की याद में उन्होंने ये लिखी थी। ठीक है, पेस्टोरल एलेगी, एंड इट इज मिल्टन्स लाइसिडास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, एलेगी इज सेड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम। अगर हम बोले तो एलेगी जो एक, ये आया कहाँ से एलेगी? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है एलेगी, इसका मतलब क्या है। एलेगी जो है ये एक्चुअली ट्रेस करता है टू द ग्रीक ओरिजिन। कुछ झलक हमें मिलती है जो ग्रीक ओरिजिन से आता है, और जो शब्द बन के आता है वो शब्द है आपका एलिगोस, जिसका मतलब होता है सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब जानते हो ना, विलाप करना। सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, ये सवेरे वाला मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग, MOURNING, मतलब शोक करने वाला गीत। ये कॉमनली रेफर करते हैं एक सॉन्ग को या पोयम जो लेमेंट करता है, दुख दिखाता है, हु इज डेड, जो मर गया है। द वर्ड ऑल्सो रेफर्स समवट, हम कह सकते हैं कि वो उस फिगर को करना जो एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको, ये एक है नॉस्टैल्जिक पोयम।
क्योंकि ये याद करती रहे, मतलब कोई इंसान है जो नहीं है दुनिया में, उसको याद करके विलाप करना उसके ऊपर, तो वो इसका मतलब बन के आता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो एलेगी है ये ओरिजिनेट हुई है ग्रीक शब्द से, और ग्रीक शब्द में भी वो वर्ड था एलिगोस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलेगी इज अ ब्रीफ लिरिक ऑफ, अभी हमने बता दिया ब्रीफ लिरिक किसकी कविता है, मौन करने की, विलाप करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज सिडनीज एक्रेडिया, ये सिडनीज एक्रेडिया क्या है, ये इनका वर्क है और ये भी एक क्या है, पेस्टोरल रोमांस है। यहाँ ये पेस्टोरल रोमांस को बताता है, सिडनी जी का ये वर्क है, सिडनी का। ठीक है, इज द ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेली रोट अ पेस्टोरल एलेगी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, व्हाट इज इट्स टाइटल। पीबी शेली ने एक पेस्टोरल एलेगी लिखी थी, पेस्टोरल एलेगी लिखी थी अपने दोस्त यू कैन से कीट्स की मृत्यु पर। उसका टाइटल क्या था, तो आपको सबको पता होना चाहिए, ये था एडोनिस, एडोनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन है, एन ओड इज जनरली डिफाइंड एज अ सीरियस लॉन्ग पोयम इन विच द पोइट पोर्स आउट हिज। कहते हैं कि ओड आम तौर पर, ओड जिसे हम कविता कहते हैं, ठीक है, आम तौर पे इसको परिभाषित कैसे किया जाता है, बड़ी ही सीरियस लंबी पोयम है जिसमें जो कविकार है, जो कवि लिखने वाले हैं, पोइट है, वो अपनी किन चीज़ों को डालते हैं उसमें, अपनी इच्छाओं को, अपनी इच्छा, तो अपनी इच्छा को हम कहेंगे एस्पिरेशन। ठीक है, अपनी इच्छाएं हो गई, आकांक्षाएं हो गई, वो अपनी इच्छा आकांक्षाओं को ही दुख दर्द में वो उसको लिखता है। इज दैट क्लियर, वो ओड की डेफिनेशन है। तो ओड इज़ अ टाइप ऑफ, अगर हम क्वेश्चन बोले तो ओड किस प्रकार की पोयम है या क्या है ये, तो ओड एक लिरिकल वर्स है। ओड क्या है, एक लिरिकल वर्स है। तो ये लिरिकल पोइट्री है, लिरिकल मतलब गीत कविता है, लिरिकल वर्स मतलब गीत कविता है, गीत के फॉर्म में है। ये पोयम है जो बहुत ही लंबी एलैबोरेट की जाती है मेट्रिकल स्ट्रक्चर के बेस पे। मेट्रिकल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, मेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो मेट्रिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो रिदमिक आपके अरेंजमेंट होते हैं, और किसके अरेंजमेंट होते हैं, सिलेबल के। मेट्रिकल का मतलब है सिलेबल का एक रिदम में अरेंजमेंट होता है, ट्यून में होता है। ये एक सीरियस टोन में होता है। ये एक फॉर्म का एड्रेस होता है, किसी एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को बताया जाता है, उसके लिए उस चीज़ को दर्शाया जाता है, और कहीं ना कहीं ये विचार को, या कह सकते हैं जो इमोशंस हैं उनको, उनसे प्रेरित होना, इन चीज़ों को भी ये दिखाता है। तो ओड इज़ अ लिरिकल वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है, क्लासिकल ओड और अ पिंडेरिक ओड इज स्ट्रक्चर्ड इन 3 मेजर पार्ट्स। 3 पार्ट्स में इस वर्क को, पिंडेरिक ओड को स्ट्रक्चर किया गया है। तो यस, इसके जो स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड एपोड। अब इसको आप जान लीजिए, स्ट्रॉफ क्या है, जब कोई भी मूवमेंट, जैसे अब पहले तो आपको पता ही है कि ओड क्या है। ओड में क्या होता है कि लोग डांस करते हैं या गाना गाते हैं। तो यदि लोग ग्रुप में अगर कोरस में है तो गाना गा रहे हैं या फिर डांस कर रहे हैं, अगर वो घड़ी की दिशा राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो दिस इज़ योर क्लॉकवाइज, तो ये स्ट्रोफ हो गया, मतलब लेफ़्ट टू राइट। हम कह सकते हैं इसका मूवमेंट क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो दैट इज़ योर स्ट्रोफ, उसे स्ट्रोफ कहेंगे। अगर मूवमेंट गाने वालों का या डांस करने वालों का किससे है, राइट से लेफ़्ट है, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज है, राइट टू लेफ़्ट, तो समझ लो वो एंटी स्ट्रोफ है। लेकिन अगर किसी भी डांसर का या किसी भी गीतकार का, सिंगर का बिल्कुल सर्कल में है, गोलाई में है, तो वो क्या हो जाएगा, इपोड। तो हम बोल सकते हैं पिंडेरिक ओड का 3 स्ट्रक्चर, 3 मेड पार्ट में, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड। शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्ट्रॉफ फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ओड। अगर हम बात करें तो स्ट्रॉफ जो है वो कौन सा हिस्सा बनता है ओड का, तो वो फर्स्ट हिस्सा बनता है। 3 स्टेंजाज में ट्रेडिशनल जो पिंडेरिक ओड होता है उसमें 3 स्टेंजा में ये सबसे प्रथम पार्ट होता है ओड का। कौन सा, स्ट्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन।
11th को ये आप समझ गए, स्ट्रोफ क्या है, पहला पार्ट है। 11th है पिंडेरिक ओड वेयर रिटर्न फॉर। ये जो पिंडेरिक ओड थे ये एक मिनट, हाँ, पिंडेरिक ओड्स अनदर नेम आना चाहिए, रिटर्न फॉर नहीं आना चाहिए इसको, ये दूसरे, इसका क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है आई थिंक, जस्ट अ मिनट। स्ट्रोफ इज द पार्ट ऑफ ओड, ठीक है, तो ओड यहाँ पर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इस क्वेश्चन को पिंडेरिक ओड वॉज रिटर्न फॉर, किसके लिए इसको लिखा गया था, तो एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देयर इज सम एरर, मैं इसको सही कर देती हूँ। अगर ये क्वेश्चन होता पिंडेरिक ओड वेयर रिटर्न फॉर, तो यहाँ पर मैं उसको भी आंसर आपको दे देती हूँ। ये किसके लिए लिखा गया था, ये ऑनर ऑफ विक्ट्री के लिए लिखा गया था। ऑनर ऑफ, लिख लीजिए, ऑनर ऑफ विक्ट्री, ऑनर ऑफ विक्ट्री। इसको एग्जाम्पल ये सही कीजिए, देखिए द पिंडेरिक ओड वेयर रिटर्न फॉर, ये इसका क्वेश्चन बनना था और ये ही इसके आंसर्स आने थे, मतलब ये इसके ऑप्शंस थे। तो ये है पिंडेरिक ओड वर रिटर्न फॉर ऑनर ऑफ विक्ट्री, मतलब इज्जत के लिए, विक्ट्री के लिए, जीत के लिए, सम्मान के लिए ये लिखे जाते थे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दीज आर ऑप्शंस। ये गलत टाइप हो गया है, ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हुआ है। नेक्स्ट, इसमें अब मैं आपको बता दूं, इसमें जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसका क्वेश्चन बनेगा कि पिंडेरिक ओड का दूसरा नाम क्या है। इसका क्वेश्चन लिख लीजिए, आई एम डिक्टेटिंग यू द क्वेश्चन। पिंडेरिक ओड लिख लीजिए, पिंडेरिक ओड, ये काट दिया मैंने, पिंडेरिक ओड्स अनदर नेम, पिंडेरिक ओड का दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम इज, क्या नाम है इसका, तो इसको दूसरे नाम से हम जानते हैं डोरिनियन ओड। क्या कहते हैं, द डोरियन ओड। ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13th क्वेश्चन देखिए। पिंडेरिक ओड इज ऑल्सो नोन एज, पिंडेरिक ओड को और क्या कहा जाता है, तो पिंडेरिक ओड को कोरल ओड कहा जाता है। कोरल, कोरस कहते हैं ना, जिसमें बहुत सारे लोग कोरस में गाना गाते हैं। ये क्लासिकल ग्रीक ड्रामा में ये होता है, ये गाना गाया जाता है, ओड संग गाना गाया जाता है कोरस से, तो इसीलिए इसको कोरल ओड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। ओड इज अ पोयम दैट रिटन फॉर एन, ओड एक पोयम है जो किसके लिए लिखी जाती है, तो ओकेजन के लिए लिखी जाती है, किसी वजह के लिए लिखी जाती है, कोई समय होता है, सिचुएशन होती है, त्योहार, ओकेजन है, उसके लिए गीतों को लिखा जाता है। खुश गीत है, ओड को दुखी है, तो वो उसका ओड का भी एक क्या है, ओकेजन है, उस पर वो लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन देख लीजिए। द फॉर्म्स ऑफ ओड्स आर, ओड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ओड कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है पिंडेरिक, एक होता है होरेशियन और एक होता है इर्रेगुलर। तो आप याद रखिए कितने प्रकार के होते हैं, पिंडेरिक, ठीक है, फिर होता है होरेशियन और फिर आपका आता है इर्रेगुलर। इज दैट क्लियर। तो आपको याद रखने फॉर्म्स, कितने प्रकार के ओड्स हैं, पिंडेरिक है, होरेशियन है और इर्रेगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द अर्लीस्ट ओड्स इन द इंग्लिश लिटरेचर वेयर, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो बहुत प्रिमिटिव, जिसे हम कह सकते हैं बहुत पहले के जो ओड्स इंग्लिश लिटरेचर में जो लिखे गए थे वो कौन से थे, तो वो थे एपिथेलमियन एंड प्रोथेलमियन बाय स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर के द्वारा। एपिथेलमियन एंड प्रोथेलमियन, ये क्या है, बहुत ही प्रिमिटिव, जिसे हम कह सकते हैं अर्लीस्ट ओड्स हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरेशियन ओड इज ऑल्सो नोन एज, होरेशियन ओड को लेस्बियन ओड भी कहा जाता है। लेस्बियन ओड, आप कंफ्यूज मत होना, लेस्बियन ओड को यहाँ पर लेस्बियन से मत समझना, इसका जो ये लेस्बियन नाम रखा है इसके पीछे भी इसकी हिस्ट्री है, ठीक है।
होरेशियन ओड को क्या कहा जाता है? लेस्बियन कहा जाता है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले, होरेशियन ओड है क्या? होरेशियन ओड एक तरीके का ओड है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? स्टैंजाज होते हैं। याद रखिए क्या होते हैं? सेवरल स्टैंजाज। इसमें बहुत सारे आपके पैराग्राफ स्टैंजाज होंगे। ईच ऑफ सेम मेट्रिकल पैटर्न, हर किसी का जो मेट्रिकल पैटर्न है, सिलेबल का जो पैटर्न है वो एक जैसा होगा। पहले ये ध्यान रख लीजिए 2 पॉइंट। होरेशियन ओड ये वो ओड होता है जिसमें बहुत सारे स्टैंजा होते हैं, एक ही मेट्रिकल पैटर्न होता है। इसको सैफिक ओड भी कहा जाता है। लिख लीजिए इसको, ऑल्सो नोन एज या कॉल्ड एज सैफिक, SAPPHICF, सैफिक ओड कह लो या कह लो लेब्स। यहाँ पर अगर सपोज एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर लेस्बियन नहीं दिया जाता और सैफिक दिया जाता तो वो भी आपका आंसर सही होता। या तो लेस्बियन कह लो या फिर आप कह लो सैफिक, सैफिक ओड, दोनों शब्द याद रखना। ये जो लेस्बियन नाम है ये कहाँ से आया? एक्चुअली ये नाम आया एक आइलैंड से, और उस आइलैंड का नाम रहता है, एक आइलैंड रहता है, उस आइलैंड का नाम रहता है लेस्बोस। लेस्बोस तो ये ग्रीक आइलैंड है। अगर बताया जाए तो ये लेस्बोस क्या है? लेस्बोस इट इज़ अ ग्रीक आइलैंड। इज दैट क्लियर? ये ग्रीक आइलैंड है। लिखते रहे साथ साथ, जो जहाँ ये सबसे पहले ओरिजिनली फ्लरिश हुआ था। तो होरेशियन ओड इज व्हाट? इट इज अ लेस्बियन ओड, या यू कैन से इट इज अ सैफिक ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18 पे। ड्राइडेंस ओड ऑन सॉलिट्यूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका उदाहरण है? ये एक इर्रेगुलर ओड का एग्जाम्पल है। इर्रेगुलर ओड का एग्जाम्पल, इर्रेगुलर ओड किसे कहते हैं? जिसमें मीटर और रिदम का पैटर्न तो होगा, मीटर भी होगा और रिदम पैटर्न तो होगा, लेकिन इसमें एक मिनट में आपको थोड़ा सा इसको वैसे बता देते हैं। देखिए हमने कहा इर्रेगुलर ओड, इर्रेगुलर ओड का मतलब होता है जिसमें मीटर भी है प्लस इसमें रिदम भी है, ट्यून भी है, रिदम भी है। बट सॉरी टू से दैट कि वहाँ क्या नहीं होता है? पैटर्न नहीं होता है, तभी इसको हमने कह दिया इर्रेगुलर। तो जो ड्राइडन की ओड ऑन सॉलिट्यूड है ये किसका उदाहरण है? इर्रेगुलर ओड का है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। रोमांटिक ओड एक्सप्रेसेस, जो रोमांटिक ओड थी वो क्या बताती थी? वो भावनाओं को बताती थी और रोमांटिक रेस्पॉन्स को बताती थी। ठीक है, इसको तो ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इमोशंस भावनाएं हैं और रोमांटिक रेस्पॉन्स है। इसके बाद है 20th क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द ओड इन विक्टोरियन इज, जो विक्टोरियन पीरियड में सबसे माने जाने जो राइटर रहे हैं ओड के वो थे आपके टेनीसन। याद रखिएगा टेनीसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 क्वेश्चन। ओड टू वेस्ट विंड इज रिटन बाय, ये जो ओड टू वेस्ट विंड है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 को चलते हैं। हु पब्लिश्ड 15 पिंडेरिक्यू ओड्स इन 1656? 1656 में पिंडेरिक्यू ओड्स किसने पब्लिश किया था? 15 अब्राहम काउली ने किया था। किसने किया था? अब्राहम काउली। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच इज़ नोन एज एन इर्रेगुलर ओड। अब हम इर्रेगुलर ओड किसको कहेंगे? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है दैट इज़ योर काउलियन ओड। जो काउली, जो अभी हमने अब आगे पढ़ा अब्राहम काउली, इन्हीं के ओड को हम कहते हैं इर्रेगुलर ओड। और इर्रेगुलर ओड क्या होता है? जिसमें मीटर राइम तो होगा लेकिन पैटर्न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। कोलियन ओड वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई, इसको किसके द्वारा ये इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था अब्राहम काउली, उन्हीं के द्वारा ये इस्टेब्लिश हुआ था। 25 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ओड टू ऑटम्स इज पॉपुलर ओड बाय, ओड टू ऑटम किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने। तो ये ओड जो है ये जॉन कीट्स की है, बहुत ही पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिंडेरिक ओड। तो पिंडेरिक ओड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमने पढ़ा स्ट्रॉफ होता है जो राइट से लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट होगा। उसके बाद एंटी स्ट्रॉफ राइट से लेफ्ट आएगा, फिर आएगा इपोर्ट जो गोलाई में होगा। तो ये तीनों ही है, ऑल ऑफ दिस। आपका ऑप्शन क्या बनेगा? डी।
27th पे चलिए, विच ओड वेयर जनरली रिटन फॉर पब्लिक ओकेजन्स। पब्लिक ओकेजन्स के लिए कौन से ओड्स लिखे गए थे जनरली, आमतौर पे? तो वो थे आपके पिंडेरिक ओड्स, क्योंकि पिंडेरिक जो नाम आया ये एंशियंट ग्रीक पोइट पिंडर के नाम से आया, तभी पिंडेरिक लगा। पिंडर क्या थे? एक एंशियंट ग्रीक पोइट थे जिन्होंने अपनी लिखावट जो लिखी पोयम की वो कोरस में लिखी। कोरल पोयम्स कहते हैं जिसे हम कहते हैं कोरल। आगे भी आया था क्वेश्चन, कोरल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें गाना गाया जाता था। एक पब्लिक इवेंट, कोई भी पब्लिक इवेंट होती थी उसमें लोग गाना गाते थे, तो ये कोरस में गाते थे, बहुत सारे लोग होते थे। इसमें 3 ट्रायड्स होते थे जिसको हमने आगे भी पढ़ लिया, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और फाइनल स्टैंजा में इपॉड आता था। इर्रेगुलर राइम पैटर्न होता था और लेंथ जो है लाइंस की होती थी। पिंडेरिक ओड को हम डोरियन ओड भी कहते हैं क्योंकि इसमें डायलेक्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के बेस पे जहाँ से ये ओरिजिन हुआ था। तो आपका जब आंसर आएगा, क्वेश्चन अगर आ गया कि पब्लिक ओकेजन पे जनरली कौन सा ओड होता है, दैट इज़ योर पिंडेरिक ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। What is the most distinctive feature of an ode? अगर हम ओड की परिभाषा को बोले बिल्कुल अलग हट कर, तो वो क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, किसी को यहाँ पर बताते हैं, तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, जिसको अगर हम बोलें कि ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है, बिल्कुल अलग फीचर है ओड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th। हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट who has written Pindaric odes in English? पिंडेरिक ओड्स इंग्लिश में किसने लिखे थे? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये थॉमस ग्रे जो थे, ये बहुत ही, इन्हें तो पिंडेरिक ओड का मतलब एक एग्जाम्पल माना जाता है। तो एग्जाम्पल भी बोलते हैं हम, क्यों बोला जाता है कि इनको बोला जाता है द प्रोग्रेस ऑफ पॉइसी। इन्होंने लिखी है द प्रोग्रेस, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, द प्रोग्रेस ऑफ पोइसी, POESY, पोइसी एंड द बार्ड। द बार्ड किसको कहा जाता है? कवि को, क्योंकि ये कवि थे। तो ये एक एग्जाम्पल है पिंडेरिक ओड का, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सबसे इम्पॉर्टेंट मुख्य पॉइंट रहे हैं पिंडेरिक ओड को इंग्लिश में लिखने के लिए, तो ही वॉज योर थॉमस ग्रे, जिन्होंने पिंडेरिक ओड्स लिखी हैं, द प्रोग्रेस ऑफ पोइसी एंड द बार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ योर लास्ट क्वेश्चन, हैव अ लुक। 30th क्वेश्चन, हु इज़ द पोइट ऑफ एन ओड टू हिमसेल्फ? ओड टू हिमसेल्फ, इसके पोइट कौन है? तो ये लिखी गई थी बेन जॉनसन के द्वारा। ये बेन जॉनसन ने लिखी थी और 1620 में हम कह सकते हैं, नियरली ड्यूरिंग 1620s में एक कोल्ड रिसेप्शन दिया गया था इनको प्ले के लिए, द स्टेपल ऑफ न्यूज़। किसके लिए दिया गया था? द स्टेपल, STAPLE, द स्टेपल ऑफ न्यूज़ इन 1625। लिख लीजिए 1625, दिस इज 16, ओके, 1625, ओके। तो 1625 में प्रॉम्प्ट किया गया था बेन जॉनसन को कि तुम लिखो पोयम, और पोयम लिखनी थी एन ओड टू माई सेल्फ। पोयम वॉज एन ओड टू माई सेल्फ, कंडेमिंग हिज ऑडियंस, मतलब अपने ऑडियंस को दर्शाते हुए। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही हैं, एंड यू फील दैट आपको समझ में भी आ रही हैं और आपको लंबे समय तक याद रह रही हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आपसे हो सके, क्योंकि आप लोग कर रहे हैं, आई नो इट वेरी वेल। एंड येस, आई वॉन्ट टू डिक्लेयर वन थिंग ऑल्सो हियर। आप में से यदि कोई बच्चे DSSB की तैयारी यदि कर रहे हो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आई मस्ट राइट इट। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में बताती हूँ जिससे कि आपकी वीडियो में डिस्टर्बेंस ना रहे। तो देखिए, इफ़ एनी वन ऑफ यू, कोई भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, ज्वाइन फॉर द कोर्स, मैं कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम स्टार्टिंग द क्लास, ऑनलाइन क्लास मोड फॉर DSSB। तो जो कोई भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक प्रॉपर नोट्स विथ रिवीजन, हम हर चीज़ करेंगे।
तो जो बच्चा चाहता है कि उन्हें वीडियोस भी मिले, लाइव भी लेक्चर मिले, वीडियो भी मिले एंड पीडीएफ, मैं पीडीएफ भी इसमें अवेल कराऊंगी। तो वो जो बच्चे जुड़ना चाहते हो, इस कोर्स को करना चाहते हो, तो वो दिए हुए थंबनेल पे नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस डिटेल वगैरह सब आपको वहाँ मिल जाएगी। तो जैसे कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, सभी को पता है व्हाट इज़ द सिलेबस अकॉर्डिंग टू दिस। आप सभी को पता है बीए ऑनर्स का सिलेबस डाला है, दिल्ली बीए ऑनर्स का, लेकिन तैयारी आपकी वैसी ही रहेगी जैसे एग्ज़ाम चलता है। आप इससे बिल्कुल मत घबराइए। सारा सिलेबस भले उन्होंने लंबा चौड़ा बना दिया, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है दैट इज़ ऑल अबाउट अर्लियर इट वॉज। कुछ ऐसा नहीं है कि इन्होंने न्यू कुछ ऐड किया। पढ़ना तो वही पड़ेगा जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। येस ऑफ कोर्स फ्यू थिंग्स विल बी एडेड, तो वो हम कोर्स में करेंगे। तो जो लोग भी इच्छुक हो DSSS की तैयारी कर रहे हो और उन्हें कोचिंग मतलब उन्हें ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, कोर्स खरीदना है विथ PDF लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, प्लीज़ कॉल एट द नंबर जो आपको थंबनेल में नंबर दिए हैं। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अबाउट द कोर्स फीस एंड ऑल। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपकी तैयारी अच्छी रहे, आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें। आप सभी को गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। एंड मैं एक चीज़ और बोलूँगी, बी मोटिवेटेड, अपना मोरल बिल्कुल डाउन मत कीजिए। हर दिन आप उमंग से पढ़ें, उमंग बहुत ज़रूरी है जीवन में, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, सो आई विल नॉट टेक योर मच टाइम, आई एम वाइंडिंग अप द क्लास। आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर कीजिए शेयर लाइक, और DSSS की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हो वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए कोर्स को। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपका कोर्स होगा। विदिन द एग्ज़ाम, बिफोर द एग्ज़ाम वी विल फिनिश अवर एंटायर कोर्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ नेक्स्ट मैराथन सीरीज एंड ऑफ कोर्स विथ नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच ईदर और लिटरेरी टर्म। टिल देन बाय, हैव अ गुड